अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। सबसे पहले उसका टॉपिक क्या है, यूकैरियोटिक सेल कि यूकैरियोटिक सेल में कितना डीएनए। अगर हम एक अडल्ट ह्यूमन को ले रहे हैं और उसके तमाम सेल में से डीएनए इकट्ठा करते हैं, उसे लाइन अप करते हैं, तो वो कितना बनाएगा, 100 बिलियन किलोमीटर। ये इतना डिस्टेंस है कि अगर हम अर्थ से जुपिटर से अर्थ जो है 60 टाइम्स तक सफ़र करेंगे तो ये इतना डिस्टेंस कवर होगा। ये सारी डिस्कशन करने का मकसद उनका ये है कि डीएनए चाहे जितना भी बड़ा है, लेकिन एक माइनर सी म्यूटेशन भी कोई बड़ी सी बीमारी का सबब बन सकती है। देन आ जाए मेन टॉपिक पे, जो क्या है, व्हाट इज म्यूटेशन। कि म्यूटेशन क्या है, चेंजेस इन डीएनए। वो चेंज छोटा है, बड़ा है, लेकिन जैसा भी चेंज है उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और फिर वो डिस्कस करते हैं कि वो म्यूटेशन के कॉज क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन आ सकती है। तो पहला क्या है, रेप्लिकेशन मिस्टेक। ठीक है, कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, कि डीएनए अपनी जब कॉपी बना रहा होता है उस वक्त किसी न्यूक्लियोटाइड में, किसी सीक्वेंस में जो है चेंजिंग आ जाती है, उस वजह से भी म्यूटेशन हो जाती है। या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल में किसी किस्म का डैमेज आ जाता है, किसी किस्म की इंजरी वगैरह, या कोई ड्रग्स लेने से, या कोई भी ऐसा डैमेज आता है, तो उस वजह से भी म्यूटेशन आ सकती है। ये मेन जो कॉज है, एक रेप्लिकेशन मिस्टेक या डैमेज इन जेनेटिक मटेरियल। देन हम आ जाते हैं एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस पे, कि ऐसी कौन सी म्यूटेशन है जिसकी एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है कि जो आगे जनरेशन्स पे इम्पैक्ट करेगी, ऐसी कौन सी है जिसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं है। तो इस लिहाज से सोमैटिक सेल ये ऐसी म्यूटेशन है जिसके बहुत लिटिल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कि कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जर्म लाइन सेल में जो म्यूटेशन होती है वो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है ट्रांसफर होगी। इसी तरह ये म्यूटेशन अगली जनरेशन में पास होती रहेगी, और अगर कोई ऐसी जनरेशन आती है जो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए सिलेक्ट कर ली जाती है, तो वो म्यूटेशन जो है वो एवोल्यूशनरी चेंज भी ला सकती है। इस तरह अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी म्यूटेशन जो है वो एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेज रखती है, तो आप क्या बोलोगे, जर्म लाइन सेल वाली। कि सोमैटिक सेल वाली कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन अगर जर्म लाइन सेल में कोई म्यूटेशन आ गई है तो वो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होगी, और लेकिन अगर वो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए सिलेक्ट कर ली जाती है तो वो एवोल्यूशनरी चेंज भी रखेगी। देन हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन के लिहाज से क्रोमोसोमल एब्रेशन को बोला जाता है कि ये मेगा चेंज है, कि इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो सकता है, पूरा का पूरा एक नया क्रोमोसोम ऐड हो सकता है। इसी तरह एडिशन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेशन है। ये क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। पहले ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसमें वो कह रहे हैं जैसे डिप्लॉइड नंबर है, ह्यूमन में हम देखते हैं क्रोमोसोम का डिप्लॉइड नंबर क्या होता है, 46 होता है। लेकिन अगर 46 की जगह 47 लग जाता है, या 46 की जगह 45 लग जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल एब्रेशन। कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही डिलीट हुआ है, या पूरा का पूरा एक नया क्रोमोसोम ऐड हो गया है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे ये कौन सी म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल एब्रेशन म्यूटेशन है। इसकी एग्जांपल्स अगर ली जाएं तो एग्जांपल्स क्या हैं, डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन। कि कोई क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, कोई इंसर्ट हो रहा है, या वो क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल अपने आप को उल्टा कर रहा है, इन्वर्जन कर रहा है। तो ये जो चेंजेस हैं, इनकी वजह से जो डिजीजेस काज होती हैं, उन डिजीजेस को क्या कहते हैं, सिंड्रोम्स कहते हैं। और जो मेनली जो सिंड्रोम्स जो क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से काज हो रहे हैं वो कौन से हैं, वो है डाउन सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ये आपने याद रखना है कि ये एग्जांपल्स, ये जो सिंड्रोम्स हैं, ये दोनों एग्जांपल किस म्यूटेशन के हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन म्यूटेशन के। देन हम नेक्स्ट म्यूटेशन पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन का जो दूसरी म्यूटेशन थी, पॉइंट म्यूटेशन। इसमें क्या है, उसमें क्या है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है या ऐड हो रहा है। इसमें क्या है कि बस डीएनए की कुछ न्यूक्लियोटाइड में जो है ना वो अल्ट्रेशन आ रही है, चेंजिंग आ रही है। कि अगर एडिनिन लगी हुई है तो उसकी जगह थायामिन लग गई है, साइटोसिन लगी हुई है उसके जगह गोयानिन लग गई है। कि जो है कोई एक या दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो अपनी जगह पे मिसप्लेस होंगी, तो जिसकी वजह से वो सीक्वेंस नहीं सही डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बन सकेगा। और ऐसी म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। के एक छोटे से पॉइंट पे ये म्यूटेशन हुई है, और इस वजह से जो है वो डीएनए का मैसेज जो है वो अफेक्ट होगा। आगे वो ये बता रहे हैं कि अल्ट्रेशन वो 1 या फ्यू बेस पेयर्स में होगी। तो अगर हम पॉइंट म्यूटेशन के काजेज को देखते हैं, तो पॉइंट म्यूटेशन के जो मेन काजेज हैं
वो क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, उस वक्त स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर आ रहा है, तो ये एक मेन काज हो सकता है। या कोई म्यूटाजन, जैसे कि कोई केमिकल, कोई ड्रग, कोई रेडिएशन जिनसे हमारा एक्सपोजर हुआ है, उसकी वजह से म्यूटेशन ये काज हो सकती हैं। ये भी एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएनए एप्लीकेशन तो आपने वैसे भी वो उस काज में पढ़ी है कि जो म्यूटेशन ज़्यादातर होती हैं वो डीएनए एप्लीकेशन की में मिस्टेक हो जाने की वजह से हो जाती हैं। लेकिन ये आ सकता है एमसीक्यूज के म्यूटाजेंस की वजह से जो म्यूटेशन हो रही है उससे क्या कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि म्यूटाजेंस जिसमें इन्वॉल्व हैं उसमें कौन सी म्यूटेशन ज़्यादातर है, पॉइंट म्यूटेशन है। देन आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डीएनए है, छोटी सी एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। तो ये बस इसमें यही बताने लगे हैं कि एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी डिजीज काज हुई हैं। तो ये जो सबसे पहली एग्जांपल है वो क्या है, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या है कि जो हेमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है उसके एंड टर्मिनल पे 6 पोजीशन पे जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड लगना चाहिए था, वहाँ पे क्या लग गया है, वैलीन लग गया कि एक अमाइनो एसिड जो है वो मिसप्लेस हुआ है। वो किस वजह से, क्योंकि पहले डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड जो था वो क्या हुआ था, मिसप्लेस हुआ था। उस एक न्यूक्लियोटाइड के मिसप्लेस होने की वजह से यहाँ पे एक अमाइनो एसिड मिसप्लेस हुआ है, उसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रोटीन जो है उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया। जब उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट हुआ है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अपनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं, वो क्या है, फिनाइल कीटोनूरिया। इसमें क्या है कि क्योंकि ये म्यूटेशन सीक्वेंस जब आई है सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड की, तो उसकी वजह से एक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम जो है ये नहीं बन पाया। जब ये एंजाइम नहीं बन पाया तो जो फिनाइल एलानिन की ब्रेक डाउन है वो हमारी बॉडी में नहीं हो पाई, और क्योंकि ये एंजाइम जो है फिनाइल एलानिन की ब्रेक डाउन के लिए चाहिए। तो फिर फिनाइल एलानिन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अकामुलेट हो गई है, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो गई है उस बच्चे में। उसका बच्चे का पूरा ब्रेन जो है वो फेल हो गया है, वो बिल्कुल डेवलप ही नहीं कर सका, इसलिए वो बच्चा भी, उसकी भी डेथ हो गई है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एक एंजाइम नहीं बन पाया, जिसकी वजह से एक बेबी की डेथ हो गई है। तो ये है कि ये पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल्स उन्होंने दिया कि ये छोटी सी म्यूटेशन जो है कितनी बड़ी डिजीज काज कर सकती है। तो इस सारे लेसन में हमने जो ओवरऑल पढ़ा है वो ये है कि सबसे पहले हमने देखा यूकेरियोटिक सेल में कितना डीएनए मौजूद है, फिर हमने देखा कि म्यूटेशन होती क्या है, म्यूटेशन के कॉजेज क्या हैं, फिर हमने देखा एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस कौन से रखते हैं, सोमैटिक सेल में म्यूटेशन रखती है कि जर्म लाइन सेल में रखती है। फिर हमने म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन देखी है कि क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है, वो मेगा चेंज है, उसे मेगा चेंज क्यों बोला जाता है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, उससे जो सिंड्रोम्स हो रहे हैं, डिजीज हो रही है वो कौन से हैं। फिर हमने पॉइंट म्यूटेशन देखा है जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता था। ये दो थी ना, एक क्रोमोसोमल एब्रेशन है, दूसरी पॉइंट म्यूटेशन है। फिर वो पॉइंट म्यूटेशन के कॉजेज क्या हैं, उसमें हमने म्यूटाजेंस जो मेन पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है। फिर हमने उस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो दो बड़ी डिजीज जो आई हैं सामने, जो काज हुई हैं, वो हमने एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ी हैं। पहली डिजीज हमने पढ़ी है सिकल सेल अनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब हो गया। दूसरा हमने देखा है फिनाइल कीटोनूरिया, ये इसमें क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं बन पाया, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई, उसका मेंटल रिटार्ड हो गया, सारा का सारा मेंटल, उसका ब्रेन जो है वो डेवलप ही नहीं कर पाया। तो ये सारा हमने इस चैप्टर में जो है इस पॉइंट में जो है कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो सही तरह समझ आई है, अंडरस्टैंड हुई है, या इसमें कोई अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट में बता सकती हैं मुझे। तो अगर ये आपको सारी वीडियो जो है वो पसंद आई है, बिल्कुल सही तरह समझ आई है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।